हैं ये, इज इट राइट? तो 98 से लेके 2010 तक, मतलब 12 साल तक तो मैंने ये सब्जेक्ट का पूरा रेजिस्ट किया। मैंने कहा, अपोज किया कि ये सब्जेक्ट बकवास है, इस सब्जेक्ट के पीछे एक्चुअली कोई साइंस नहीं है। और ये मेरी बिलीफ सिस्टम थी, ये मेरी मान्यता थी। आपकी भी कुछ तो मान्यता होगी कि नहीं? हर इंसान की अपनी मान्यता होती है कि नहीं, राइट? कुछ माँ बाप ने संस्कार हमारे अंदर डाले, वो मान्यता होती है। कोई धर्मों के गुरुओं ने हमारे अंदर कुछ मान्यताएं डाली है, वो हमारे अंदर होती है। और जब कोई भी एक शादी होती है ना, किसी भी एक कपल की, और वो अलग मान्यताएं से आते हैं ना, तो झगड़े वहीं से शुरू होते कि नहीं? फीमेल का कल्चर अलग है, वाइफ का अलग है, हस्बैंड का अलग है। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है, वो पास्ट लाइफ से अपना एक कल्चर लेके आया, अपना एक बिलीफ सिस्टम लेके आया, अपना एक कर्मा का अकाउंट लेके आया। तो पेरेंट्स के साथ भी बच्चों की नहीं जमती है, उधर भी फ्रिक्शन है, वहां पे भी डिफरेंसेस है, इज इट राइट? तो ये जितना भी डिफरेंसेस आप देख रहे हो ना, उस डिफरेंस को ना हम डिसॉल्व कर सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आज आपको कहता हूं कि पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो भी मान्यताएं आप लेके चल रहे हो ना, जो भी बिलीफ सिस्टम लेके चल रहे हो ना, ये एक्चुअली एक ड्रामा का स्क्रिप्ट है, ठीक है? एक स्क्रिप्ट है। एक स्टोरी जब लिखी जाती है ना, तो राइटर स्क्रिप्ट लिखता है कि नहीं, किसी कैरेक्टर को लेके। उसके बाद क्या करता है वो? उसके बाद क्या करता है? स्टोरी लिखने के बाद वो क्या करता है, मुझे बताओ। हाँ, सुनाता है, राइट? वो किसको सुनाता है? सबसे पहले वो सुनाता है प्रोड्यूसर को सुनाता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो प्रोड्यूसर को करना है कि नहीं, इज इट राइट? उसको सुनाता है, वो कहता है ठीक है, कितना बजट है? तो वो कहता है 200 करोड़ का बजट है ये स्क्रिप्ट के पीछे, ये स्टोरी के पीछे। वो कहता है चलो डन। उसके बाद वो कास्टिंग डायरेक्टर को सिलेक्ट, मतलब अपॉइंट करते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर सोचता है कि इसमें ये हीरो का ये कैरेक्टर है, जैसे राइटअप में ये विलन ये है, ये ऐसा हीरोइन है, ये हीरो है, ये कॉमेडियन है, ये सब चीजें जो किरदार होते हैं अलग अलग, वो डिसाइड करते हैं। करने के बाद ना हमारा भी एक ड्रामा की एक स्क्रिप्ट है ना, ऊपर भगवान के पास एक लिखी जाती है। और कैसे लिखी जाती है? हम बोलते हैं पिछले जन्म में मुझे बहुत धोखा हुआ, बहुत तकलीफ हुई, इससे तकलीफ हुई, उससे तकलीफ हुई, मुझे वो वापस नहीं चाहिए नेक्स्ट लाइफ में। तो एक नई स्टोरी, नई स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी जाती है। और जैसे आपके लिए लिखी जाती है ना, वैसे फिर कैरेक्टर्स भी चूज किए जाते हैं। क्या आपको ऐसा है तो शायद वैसा आपको मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बच्चे को कभी माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला, फॉर एग्जांपल, तो बच्चा बड़ा होने के बाद, मरने के बाद भगवान के पास क्या बोलेगा? मुझे ऐसे माँ बाप चाहिए ना जो मुझे बहुत प्यार करे और हमेशा मेरे साथ रहे, इज इट राइट? और कोई माँ बाप ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद उस बच्चे ने कभी माँ बाप को प्यार ही नहीं दिया, और वो बच्चा किसी न किसी फ्रेंड सर्कल में गया या अब्रॉड चला गया, इंडिया छोड़ के गया, तो वो पेरेंट्स की सोच कैसी रहेगी? मैंने बच्चे को बड़ा किया और मुझे तो कभी सुख मिला ही नहीं। वो बच्चा भगवान, वो पेरेंट्स भगवान को क्या बोलेंगे? मुझे ऐसा कोई बच्चा दो जो मेरे साथ रहे, इज इट राइट? तो दोनों मिल गए कि नहीं, तालमेल हो गए कि नहीं, स्क्रिप्ट लिख गई यहां पे। अब बच्चा मेंटली रिटार्डेड बॉर्न होगा, तभी तो पेरेंट्स के साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा कि नहीं, इज इट राइट? और माँ बाप भी बच्चे को कहां छोड़ेंगे? जो चैलेंज बच्चा है उसको माँ बाप छोड़ेंगे कहां पे? वो तो बच्चे को संभालेंगे कि नहीं पूरी जिंदगी, इज इट राइट? तो ये स्क्रिप्ट ऐसे बनती है ऊपर, ये हमें किसी को नहीं पता था, और किसी ग्रंथ में भी ये ज्यादा मेंशन नहीं किया था। लेकिन जिसने भी भगवत गीता पढ़ी है, ध्यान से पढ़ी है, या महाभारत की सीरियल को ध्यान से देखा है, उनको ये पता चल गया कि कृष्ण भगवान ने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स में कहा कि ये तुम्हारे साथ जो हो रहा है, ये पिछले जन्मों के कोई कर्म की वजह से हो रहा है। ये आपने सुना कि नहीं? धृतराष्ट्र से कहा, युधिष्ठिर से कहा, अर्जुन से कहा, हर इन भीष्म से, पितामह से, हर एक से कृष्ण भगवान ने एक ही कहा, तुम आज ये जो परिस्थिति में हो, इसका कारण तुम्हारे पिछले जन्म का है, इज इट राइट? मतलब कितना ओपनली भगवत गीता में ये डिस्कशन हुआ। मैंने बाइबल पढ़ी है, मैंने कुरान पढ़ी है, मैंने जैनिज्म पूरी पढ़ी है, उसमें इतना क्लियरली मेंशन नहीं किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जितना भगवत गीता में मेंशन किया गया था, इज इट राइट? तो अब आप सोचो कि ये सोल की जो जर्नी है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से रिकनेक्ट करवाती है कि नहीं? रिकनेक्ट करवाएगी कि नहीं? क्योंकि कर्म तो रह गए ना आपके,
राइट? और वो कैसे रह गए कि आपने क्लोजर नहीं किया ढंग से। अभी मैं यहां पे आया, इस हॉल में बहुत सारा सामान था, आप देख सकते हो। मैं गोरेगांव से ड्राइव करके आया, मुझे यहाँ पे पार्किंग नहीं मिली तो मैंने दूर जाके कहीं पार्क करके आया, और जहां मैंने पार्क करके मैं सामान यहां रखने के लिए आया, मुझे क्लिक हुआ कि वो नो पार्किंग जोन में मैंने गाड़ी रखी। वापस यहां से मैं दूर गया गाड़ी लेने, और उसको फिर मैं और एक सोसाइटी में पार्क करके आया, फिर यहाँ पे आया। दैट इज अ प्रॉपर क्लोजर। अब मैं नहीं करता तो आरटीओ वाले तो फोटो क्लिक करके मुझे फाइन लगाते कि नहीं? 25 रुपए में ऑटो का तो काम हो गया, लेकिन 25 रुपए में आरटीओ थोड़ी मानने वाला है मुझे। तो कोई भी क्लोजर आपने जो भी पास्ट लाइफ में नहीं किया ना, उसके वजह से आपको हस्बैंड वाइफ वापस मिलते हैं, बच्चे वापस मिलते हैं, आपको प्रोफेशन वापस मिलता है, फ्रेंड्स वापस मिलते हैं, आपको रिलेटिव्स वापस मिलते हैं, और वो वैसा ही रोल प्ले करेंगे जहां पे आपने उसको एंड किया था। जहां पे आपने छोड़ा था ना, मैंने गाड़ी जहां छोड़ी ना, वहीं से मुझे गाड़ी चलानी पड़ी कि नहीं? वहीं से मुझे ऑटो पकड़नी पड़ी। इज इट क्लियर? तो आप सोचो कि आपकी जर्नी में ना कुछ फ्री विल होता है जो आपकी चॉइस है। कुछ लोग ट्रेन में आए, कुछ लोग ओला उबर करके आए, कुछ लोग अपनी गाड़ी करके आए, कुछ लोग टू व्हीलर लेके आए। ये आपका फ्री विल था कि नहीं? इज इट राइट? यहां नीचे तक आपका फ्री विल था, हॉल का आपका फ्री विल नहीं था। आप ये नहीं बोल सकते हो नीचे शादी का बड़ा हॉल है, मैं वहां जाके बैठता हूं, वहां बहुत अच्छी स्पेस है, मैं यहां नहीं बैठूंगा, यहां बहुत कंजेस्टेड है। ये आपका फ्री विल है? ये फ्री विल नहीं है आपका। तो हमें हर उस कर्म को क्लोज करके फ्री विल में आना है, फिर आपका भुगतना कम हो जाएगा, फिर सफरिंग खत्म हो जाएगी। और जब तक प्रॉपर क्लोजर नहीं करोगे ना, ये इश्यू आपके साथ रिपीट पैटर्न में चलने ही वाला है। तो मुझे ये बताइए कि इसका दोषित कौन है, उसका गुनहगार कौन है? हम खुद ही है कि नहीं? जहां पे भी हमने जो चीज जैसे भी छोड़ी है ना, अभी आप लोग में से काफी लोग जल्दी जल्दी में आए और खाना ऐसा खुला छोड़ के आए, यहां जाने के बाद पता चल जा रहा है खाना थोड़ा खराब हो गया, सड़ गया, ये हो गया, मक्खी आ गई, मच्छर आ गया, तो क्लोजर नहीं किया तो होगा कि नहीं? कुछ लोग ने प्रॉपरली फ्रिज में जाके रख के आए, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे छोटी बात भी जहां पे भी हम अधूरी छोड़ते हैं ना, वहां पे ये प्रॉब्लम होता है। इज इट राइट? आपने केला खाया, उसका छिलका कहीं फेंक दिया, कोई बेचारा गिर गया, उसका फ्रैक्चर हो गया, उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास बड़ी ट्रीटमेंट करानी पड़ी। कितना बड़ा कर्म चढ़ गया केले के छिलके की वजह से, ये आपने कभी सोचा? आपको तो क्या लगा, भाई मैंने केला खा लिया, छिलका मेरे क्या काम का, मैंने तो फेंक दिया। और इंडिया में तो हम ऐसे ही करते नॉर्मली। इज इट राइट? लेकिन कोई एक बंदे को पता नहीं कि ऐसे छिलका फेंका है, वो चढ़ता है, चलता है, उसके ऊपर फिसलता है, गिरता है, फ्रैक्चर होता है, उसको कितना बड़ा 1.5 महीने का बेड रेस्ट आ जाता है। तो 1.5 महीने का कर्म चढ़ा के नहीं? उसकी ट्रीटमेंट का 50,000 आया, वो 50,000 का कर्म चढ़ा के नहीं? इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब है कि देखो, हम लोग अनजाने में करते हैं, हम लोग अनजाने में करते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पिछले जन्म में जब हमारी चेतना बहुत लो लेवल पे थी ना, तो लो लेवल के टाइम पे हम बहुत सारी चीजें अनसॉल्व करते हैं, मतलब हमें अकल नहीं होती है। जैसे एक टेररिस्ट है ना, उसको अकल नहीं है, वो एनिमल से पहली बार ह्यूमन लाइफ में आया है, उसको अकल नहीं है, उसको धर्म के नाम से वो झगड़ रहा है, लड़ रहा है, मार रहा है, दूसरों को मार रहा है, खुद भी मर रहा है। कोई लॉजिक है मुझे बताओ? उसको कोई लेफ्ट ब्रेन है उस टेररिस्ट को? कोई नहीं। 26/11 वाले को भी नहीं, 9/11 वाले को भी नहीं है। मैंने वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखा था 2008 में जब मैं गया, जब टूटने के बाद, और यहां पे भी ताज होटल मैंने देखा। मतलब सेंस ही नहीं है, आप अपने दरवाजे को तोड़ नहीं सकते हो, और वो बंदा तो पूरी होटल और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तोड़ के चला गया, कोई ताज होटल को तोड़ के चला गया। मतलब मिला क्या? आज मुझे बताओ, ये जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं या देश देश के बीच में लड़ाई होती है, एक्चुअल फायदा किसको होता है मुझे बताओ? इजराइल लड़ रही है या यूक्रेन का हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है? किसी को तो नहीं हो रहा है। लेकिन एक कलेक्टिव पैटर्न है, इसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में। हर एक की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो एक साथ मिलते हैं वो लोग, और हर एक की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो भी एक साथ मिलते हैं। तो ये फ्री विल हमारा है ना, कि हमको पॉजिटिव में रहना है माइंडसेट या नेगेटिव माइंडसेट में रहना है? मुझे बताओ किसका है फ्री विल? हमारा है कि नहीं? मैं दुखी हूं, बहुत तकलीफ में हूं, पैसे का प्रॉब्लम है, रिलेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी मेरे पास फ्री विल है कि मैं हंस सकता हूं, मैं खुश रह सकता हूं।
और अगर मैं आप 4 आदमी को मैं बोल दिया कि मैं बहुत दुखी हूं, आप 4 आदमी 40 को बोलोगे, 40 400 को बोलेंगे और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सर्किट क्रिएट होगा। जैसे ये मीडिया टीम हैशटैग कैसे क्रिएट करके अपलोड कर लेते हैं, तो पूरे क्लाउड में आ जाते हो आप कहते हो मुझे कॉकरोच से डर है, फियर है, तो हैशटैग फियर में आ गए। 10 करोड़ लोगों को कॉकरोच का फियर है, अब आप अकेले में नहीं, आप उनके क्लाउड में आ गए हो, तो आपका वो डर निकालना कितना डिफिकल्ट हो गया। आपने कभी सोचा ऐसे? इंडिया में ना शब्द का इस्तेमाल लोग बहुत इजीली करते हैं, मैंने ये अब्रॉड में नहीं देखा है। मैं इतनी 15-17 कंट्रियों में गया हूं, लोग है ना बोलने के पहले ना सोचते बहुत है, और इंडिया में ना बोलने के बाद भी नहीं सोचते। उसको बुरा लगा तो लगा, मुझे क्या तेल लगाने क्या, वो कौन सा है ना नरेंद्र मोदी है, मतलब हम तो नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ते, वो तो बात छोड़ दो करके। जब मेरा पॉडकास्ट आया और शुरू में कुछ लोगों ने मुझे मैसेज फोन किया, सर आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा है,